नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय छात्रों, आज हम तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, इसकी हमारे पॉलिटिकल साइंस विषय में इम्पोर्टेंस क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है, यह उच्च स्तरीय गतिविधि है, यह सर्वगुण संपन्न सभ्यतामूलक समाज में होने वाली एक ऐसी एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं हमें गुड लाइफ की तरफ ले जाती है, सज्जीवन की तरफ ले जाती है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है, तुलनात्मक राजनीति में हम किसी भी राजनीतिक क्रिया का जो उसी प्रकार की क्रिया के समान हो या उसी प्रकार की क्रिया से भिन्नता रखती हो, उनकी प्रक्रियाओं का या उन कारकों का जो उन व्यवस्था की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी करता है, उसका हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं और उसके बाद हम किसी सामान्यीकरण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये तुलनात्मक राजनीति में होता है। अब देखिए, अगर हम तुलनात्मक राजनीति के महत्व की हम चर्चा करते हैं तो इसका एक अगर वन लाइन स्टेटमेंट होगा तो अध्ययन को व्यवस्थित करना और अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना, सारी की सारी सभी की सभी तुलनाओं का एकमात्र यही लक्ष्य होता है। तो जब हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति हम तुलना क्यों करते हैं, यहीं से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि इसकी महत्ता हमारे विषय में कैसे है। देखिए, भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्विट्ज़रलैंड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन फिर भी इन सभी संसदीय व्यवस्थाओं में अंतर है और कुछ यूनिकनेस है हर देश के पॉलिटिकल सिस्टम की। अब देखिए, ये जो यूनिकनेस है हर देश की, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, वहाँ के लोगों का जो धार्मिक चिंतन है या जो सामाजिक चिंतन है, या वहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, या वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, इन सारी बातों का उस देश की व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण या राजनीतिक विकास के जिस स्तर पर हम विकसित राष्ट्रों को देखते हैं या विकसित राष्ट्रों के पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं, उससे हमारा जो अविकसित देश या विकासशील जो देश है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर होता है। तो देखिए, इनका कंपैरिजन करना ही तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य है और इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वही हमें तुलनात्मक राजनीति की इम्पोर्टेंस की बात बताता है। यहाँ पर एक और उदाहरण हम लेते हैं कि चीन में भी साम्यवादी व्यवस्था है, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, और इसके अलावा केरला में भी साम्यवादी व्यवस्था का थोड़ा सा हम उसका प्रभाव देखते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा का, या पश्चिम बंगाल में भी हम देखते हैं। है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार्क्स और मार्क्स के द्वारा जो प्रचलित या प्रतिपादित जो विचार हैं, उन्हीं का इनके ऊपर प्रभाव है। फिर भी इन सारी व्यवस्थाओं में अंतर क्यों है? इस अंतर को समझना हमारे तुलनात्मक राजनीति विषय की एक महत्ता है, एक इम्पोर्टेंस है। तो इन विभिन्न अंतरों को, इन विभिन्न जो तुलना के बाद जो हमें जो डिफरेंसेस पता चलते हैं, उन डिफरेंसेस के आधार पर हम किसी सामान्यीकरण पर पहुँचे, ये तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय है, ये तुलनात्मक राजनीति का महत्व है। देखिए, अगर तुलनात्मक राजनीति के महत्व को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब राजनीतिक व्यवहार में किन किन का अध्ययन किया जाएगा? देखिए, जनसाधारण, विद्यार्थी, राजनेता, विशेषज्ञ और अभिजन, ये कुछ प्रमुख टर्म है या ये प्रमुख लोग हैं जिनके राजनीतिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, जिनके राजनीतिक व्यवहारों की हम तुलना करते हैं।
अगर हम बात करते हैं जनसाधारण की, तो देखिए जनसाधारण की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। जितने भी मतदाता होते हैं, जितने भी जागरूक नागरिक होते हैं, वो जनसाधारण की स्थिति में आते हैं। तो जो जनसाधारण है, जो आम नागरिक है, आम व्यक्ति है, उनको उनके विचारों का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन जो होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, पर्टिकुलर देश में होता है। तो वो जो जनसाधारण होता है, वो राजनीति में रुचि लेता है, व्यवस्था द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्यांकन भी करता है, कई बार टीका टिप्पणी भी करता है, कई बार वो उसके लिए सुझाव भी प्रस्तुत करता है। ये डिपेंड करता है कि उस राष्ट्र का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, क्या वहाँ के लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में केवल भाग ही लेते हैं या केवल रुचि ही रखते हैं, या निर्णय जो प्रक्रिया है उसमें और उसके बाद की परिस्थितियों में अपने तर्क वितर्क से समाज को या पॉलिटिकल सिस्टम को सुझाव भी देते हैं। तो देखिए जनसाधारण जो होता है, उनका जब अध्ययन किया जाता है किसी भी व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे भारत के जनसाधारण का अध्ययन किया जा सकता है, ब्रिटेन के जनसाधारण का अध्ययन किया जा सकता है, तो ऐसे अध्ययन के आधार पर जो तुलनाएं प्राप्त होती है, उसके बाद जो हम जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडल हम तैयार करते हैं, तो वास्तव में वो जो नेक्स्ट जो मॉडल होगा, जो विभिन्न जनसाधारण के अध्ययन के बाद में, उनके व्यवहार के अध्ययन के बाद में हम तैयार करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। इसके साथ ही देखिए अभिजन, देखिए व्यवस्था में बुद्धिजीवी या अभिजनों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो नवीन राजनीतिक विचार हैं, जो प्रचलित हैं, जो अभी प्रचलन में है, उनका परीक्षण करता है, उनका मूल्यांकन करता है, और ये सब प्रक्रिया करके वो एक अलग तरह का रंग दे देते हैं उन विचारों को, जो व्यवस्था में पनपते हैं, जो व्यवस्था में है। एक विशेष रूप, एक विशेष रंग उसको देते हैं, एक विशेष रंग में उन विचारों को रंग देते हैं। ये काम किसका होता है? अभिजन का होता है। तो जो अभिजन वर्ग है, उन अभिजन वर्ग के व्यवहारों का भी जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें निष्कर्ष जो है बिल्कुल सटीक प्राप्त होते हैं। जो वही निष्कर्ष जो हमारे सच्चे सचेतक होते हैं, वो हमें आगाह करते हैं, हमें जागरूक बनाते हैं और हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति में जनसाधारण के साथ साथ राजनीतिक अभिजन का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए राजनीतिज्ञ, जो या तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, या राष्ट्रपति बनता है, या कोई सांसद बनता है, या कोई जनप्रतिनिधि बनता है। तो ये जो मेन जो व्यवस्था को दिशा देने वाले जो लोग हैं, जो हमारे लीडर्स जिसको हम कह सकते हैं, उन लीडर्स के व्यवहार का अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति में होता है। और यही कारण है कि हम विश्व युद्धों के कारण क्या है, जब उन कारणों को हम खोजने की कोशिश करते हैं, तो जो दोनों विश्व युद्ध होते हैं, उन विश्व युद्धों के दौरान पर्टिकुलर राष्ट्र के जननायक कौन थे, नेता कौन थे, जिनकी विदेश नीति के कारण या जिनकी नीति के कारण विश्व को ये दो महामारी झेलनी पड़ी। तो हम इनका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक। देखिए विद्यार्थी विषय को पढ़ते हैं, विषय पर चर्चा करते हैं, और विद्यार्थियों को विषय को समझाने का अभिप्राय ये होता है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, इसमें शिक्षक की भूमिका होती है। तो देखिए विद्यार्थी और शिक्षक अपने सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं और अन्य देशों की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं, और वो भी फिर अपने विचार जो है समाज में जनरेट करते हैं, है ना। तो विद्यार्थी, शिक्षक और जो नागरिक जिसकी बात हमने जनसाधारण में कर ली थी, इन सब के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में होता है। तो देखिए राजनीतिक व्यवहार का अभिप्राय केवल ऐसा नहीं है कि राजनेताओं के व्यवहारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखिए हमने पॉलिटिकल एलिट्स को हमने इसमें स्थान दिया है, इसमें जनसाधारण को स्थान दिया है, इसमें पॉलिटिकल मैन यानी जो राजमर्मज्ञ है, राजनेता है, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं।
विद्यार्थी का कर रहे हैं, शिक्षक का कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो संपूर्ण एक वातावरण है, उस वातावरण में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सबके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन, इस अध्ययन का परिणाम क्या होगा? इस अध्ययन का परिणाम होगा, इनकी तुलनाओं का परिणाम होगा कि हम बेहतर सामान्यीकरण की तरफ पहुंच पाएंगे और हमारा जो अध्ययन है वो व्यवस्थित होगा और वैज्ञानिक होगा। देखिए, तुलनात्मक राजनीति की अगर हम दूसरी इसकी महत्ता को समझते हैं तो यह है कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि व्यवहारवाद के माध्यम से, उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से, या 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 5 दशक तक, 6 दशक तक हमने राजनीतिक विज्ञान के अंदर खूब सारे सिद्धांतों का क्रिएशन किया, हम लेके आए। जैसे उनमें राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, राजनीतिक विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत है, राजनीतिक संस्कृति का सिद्धांत है, राजनीतिक संचार है। ये जितने भी आधुनिक मॉडल जिनके माध्यम से हम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, ये सब क्या है? ये हमारे विषय को अधिक वैज्ञानिक बनाना था। तो इन सभी के माध्यम से, इन सभी नए सिद्धांतों के माध्यम से, इन सभी नए सिद्धांतों की तुलनाओं के माध्यम से हमने हमारे विषय को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति केवल व्यवहार का अध्ययन नहीं है, मानव व्यवहारों का अध्ययन नहीं है। ये मानव व्यवहार के साथ साथ ये नए सिद्धांतों का भी अध्ययन है, उन सिद्धांतों की तुलनाओं का अध्ययन है, जिससे हमारा जो विषय है वो अधिक से अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन सके। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे हम रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री कह सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं, जूलॉजी कह सकते हैं, तो जिस तरह से उनमें कारण और परिणाम संभव है, कोई निश्चित प्रक्रिया है, उसके कुछ सर्टेन रीजन्स है, उसके कुछ सर्टेन रिजल्ट्स हैं, है ना। उसी तरह से हम प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन हम एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं कि हम हमारे विषय को भी बिल्कुल व्यवस्थित बना दें, सिस्टमेटिक बना दें, उसमें कार्य कारण का सिद्धांत लागू हो जाए और कुछ ऐसे मॉडल्स, प्रतिरूप तैयार हो जाए कि जिनको हम किसी भी व्यवस्था में स्थापित करें तो हम हमारे जो राजनीतिक विज्ञान का जो लक्ष्य है या जो समाज विज्ञान का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। इसके साथ ही देखिए कि तुलनात्मक राजनीति में, राजनीति के अध्ययन का जो महत्व है वो ये है कि हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। देखिए, हम कंपेयर करके ही तो सिद्धांत का निर्माण करेंगे कि जब हमें 4 जगह से असफलताएं मिलती हैं तो उन असफलताओं के जो कारण होते हैं उन कारणों को हम डायग्नोज करते हैं और उस डायग्नोज के बेसिस पर हम प्रयास करते हैं कि आगे हमें कहीं वापस असफलता ना मिल जाए। तो हम एक सिद्धांत बनाते हैं उन अनुभवों के आधार पर और उन सिद्धांतों को भविष्य में लागू करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिद्धांत मुख्य रूप से 2 तरह के हो गए, एक नॉर्मेटिव थ्योरी हो गई और एक एम्पिरिकल थ्योरी हो गई। यानी एक आदर्शवादी सिद्धांत हो गया और एक अनुभववादी सिद्धांत हो गया। जिन सिद्धांतों का निर्माण हम कल्पना के ऊपर आधारित करते हैं या कल्पना पर आधारित होते हैं या जिनको हम तार्किक दृष्टिकोण से तैयार करते हैं, वो नॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, और जिनको हम जीवन के अनुभवों के आधार पर प्राप्त करते हैं वो अनुभविक सिद्धांत हो गए। तो देखिए, अनुभवी सिद्धांत में हम राजनीतिक व्यवहार को और नए सिद्धांतों को इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति में जो है अनुभविक और आदर्शी सिद्धांत दोनों को हम अध्ययन करते हैं। यानी ऐसा नहीं है जहाँ तुलना होती है तो तुलना, जो वर्तमान में जो सिद्धांत प्रचलित हैं हम उनकी भी तुलना कर सकते हैं, जो पूर्व में जो प्रचलित सिद्धांत आए हैं हम उनकी भी तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांतों के निर्माण में तुलनात्मक राजनीति का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही देखिए कि जो प्रचलित सिद्धांत है उनकी पुनः प्रामाणिकता, यानी देखो, रीवैलिडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थ्योरीज। देखिए, लोकतंत्र आज भी है, लोकतंत्र वैदिक हमारे युग में भी था, लोकतंत्र प्लेटो, एरिस्टोटल और सुकरात के समय यूनानी नगर राज्य में भी था।
लेकिन इस लोकतंत्र के उद्देश्य में, इस लोकतंत्र के इन तीनों जो 2-3 का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, इन तीनों के उद्देश्य में, इन तीनों की कार्यप्रणाली में बहुत अंतर था। तो जो सिद्धांत पूर्व में प्रचलित थे वो सिद्धांत कितने प्रामाणिक है, आज बदलती हुई परिस्थितियों में वो सिद्धांत हमारे लिए कितने रिलेवेंट है, ये तुलना हम कहाँ करते हैं? ये तुलना हम राजनीति विज्ञान में करते हैं कि हमारे इतिहास में जो स्थापित सिद्धांत रहे हैं हमारे, वो वर्तमान परिस्थितियों में भी मान्य है या नहीं है। क्या हम उनसे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं या क्या हमारे लिए वो फ्रूटफुल या लाभदायक नहीं है? ये तुलना हम कहाँ करते हैं? ये तुलना हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है वो हमारे विषय में ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण जगत में, चाहे हम प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करें, चाहे हम सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करें, चाहे हम नए अन्य किसी फील्ड में नए आयामों की स्थापना करें, हमें तुलना तो करनी आवश्यक होगी। बिना कंपैरिजन के जब तक हमारे सामने एक से अधिक विकल्प मौजूद नहीं होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प, कौन सा अल्टरनेट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे सामने प्रचलित है, जो हमारे सामने मौजूद हैं, उनमें से द बेस्ट को चुनना, सबसे जो सर्वोत्कृष्ट है, उसकी हम प्राप्ति कैसे करेंगे? उसकी प्राप्ति हम तुलना के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति हमारे विषय के लिए, अन्य विषयों के लिए, इस राज्य को आदर्श राज्य बनाने के लिए, नए आदर्श प्रतिमान या मॉडल्स के निर्माण के लिए, स्थापना के लिए, सिद्धांतों के निर्माण के लिए, एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, एक निष्पक्ष अध्ययन के लिए, एक विश्वसनीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।